हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एएस एजुकेशन पर। और देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग आज से क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर फर्स्ट। तो उसमें हम रिलेशन देख रहे हैं, यानी कि संबंध देख रहे हैं। तो हम लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, डेफिनेशन पहले से मैंने लिख लिया है, इसलिए पहले से लिख लिया है कि समय की थोड़ी बचत हो। पढ़ना ज़्यादा है तो समय की थोड़ी बचत भी करनी है। घबराइए नहीं, एक एक बात आपको समझ में आएगी, बिल्कुल हर बात समझ में आएगी। खाली आप हमारे साथ बने रहें और हमको फॉलो करते रहें। प्रतिदिन आपके पास हम अपना वीडियो लेके आएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं आपको फिर भी परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपनी परेशानी को। उस परेशानी को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा एजुकेशन, मतलब क्लास 12 के मैथ के लिए पूरा एकदम फ्री में एजुकेशन मिलेगा। तो आइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर बात समझाऊं जहां आप नहीं समझ पा रहे हैं अपनी कक्षाओं में। तो यहाँ पे आप जरूर उन बातों को समझ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना क्लास 12 का पहला दिन। और ये जो है, हम आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रख के आगे एक साल की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, रिलेशन यानी कि संबंध। पाठ का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं, उसका भाग जो है रिलेशन देख रहे हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशन की डेफिनेशन बोल रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। देन रिलेशन आर ऑन सेट ए बी, ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। Thus, R is a relation A to B similar to, यानी equivalent to, R is a subset of A cross B। इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये निशान जो है आपके पास, ये इक्विवेलेंट का निशान है। ठीक, हिंदी में अगर इसकी परिभाषा की बात करें, आप नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी पहले समझ लीजिए। माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए से बी का संबंध आर ए क्रॉस बी, यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि उनके कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होगा। अर्थात संबंध आर ए से बी पर किसके समतुल्य होगा? आर जो है वो उप समुच्चय होगा ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का। हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले क्लास 11 में हमने पढ़ा था रिलेशन में कुछ बातें, उसको हम समझ लेते हैं। हालांकि 12th में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए हम एक बार और देख लेते हैं इसको। तो हमने कहा डोमेन, डोमेन यानी कि प्रांत, डोमेन यानी कि प्रांत के बारे में। अब मान लीजिए कि आर, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर belonging to R is called domain of R। उसी प्रकार से अगर हिंदी में बात करें हम, तो माना कि समुच्चय A से B का संबंध R है, तो R के सभी क्रमित युग्मों, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म के प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो दोनों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहे और हम लोग कक्षा 12 यानी कि क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों ही भाषा में हम लिखें, उत्तर दें, ये मेरी कोशिश रहेगी। देखिए कहाँ तक ये कोशिश सफल होती है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आगे इसी तरीके से पढ़ाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज पहली कक्षा है। तो देखिए, संबंध दो सेट के बीच होता है, संबंध दो सेट के बीच होता है, सेट ए और सेट बी के बीच होता है। ठीक, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच रिलेशन होता है। ठीक, जिसको कि आर से हम लोग सूचित करते हैं। अब इसके पहले हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया था कि दो सेटों के बीच, यानी कि दो समुच्चयों के बीच कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी करना हम लोग ने पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है, कहाँ बताया जाए, यहाँ पे
अगर आपने इसे नोट कर लिया हो, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसको, और उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। तो मैं आगे अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए कि यहां पे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 ये उसके अवयव है। कोई सेट बी है और उसके अवयव 4 5 6 हैं। तो हम ए क्रॉस बी जब निकालते थे तो हम कहते थे कि एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, यानी क्रमित युग्म बनाते थे, है ना, ए क्रॉस बी के लिए, यानी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कहिए कि कार्तीय गुणन के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले एक का मिलान 4 से कर, फिर 1 का 5 से, फिर 1 का 6 से करते थे, ये आपको याद होगा। फिर 2 का 4 से करते थे, 2 का 5 से करते थे, 2 का 6 से करते थे। उसी प्रकार से 3 का 4 से करते थे, 3 का 5 से करते थे और 3 का 6 से करते थे। आई होप आपको अब याद आ चुका होगा अभी तक कि हम लोग ने कार्तीय गुणन कैसे पढ़ा था। ये कार्तीय गुणन होता था, और ये जो अंदर ऑर्डर्ड पेयर, ये जो पेयर बन रहा है, ये जोड़ा जो बन रहा है, युग्म जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा था। अब डोमेन है आर। डोमेन क्या कहा जा रहा है, डोमेन क्या होता है, यानी प्रांत क्या होता है। तो देखिए, जब रिलेशन, मान लीजिए ये रिलेशन है, मान लीजिए ये ए और बी में रिलेशन है, ये भी अपने आप में एक रिलेशन ही है। तो अगर ये रिलेशन है ए और बी में, तो उन सभी रिलेशन में जो ये पहला, इन क्रमित युग्मों का जो पहला अवयव है, जैसे 1 2 3, ये सब, यानी ये जिस सेट से आया है, यानी कि इनको 1 2 और 3 को, 1 2 और 3 से जो सेट बनेगा उसे हम लोग डोमेन कहेंगे। इसे रिलेशन का डोमेन कहेंगे, यानी कि प्रांत कहेंगे। एक बात तो ये आप समझ लीजिए। और ये जो 4 आया है, ये 4 जो आया है, ये 1 का इमेज है, ये 5 है, ये 1 का इमेज है, ये 6 है जो 1 का इमेज है, ये 4 है वो 2 का इमेज है, ये 5 है और ये 2 का इमेज है। इमेज यानी प्रतिबिंब है, यानी कि ये रेंज है। ये क्या है, रेंज है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेंज जो होता है, रेंज जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर पर जो आता है एलिमेंट, जो सेकंड नंबर पर एलिमेंट आता है, उससे जो सेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। और एक टर्म आता है कोडोमेन। कोडोमेन जो होता है वो जिस सेट से उठ के आता है, जिस सेट से उठ के आता है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आगे देखते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सब वीडियो को पॉज करके। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई ए सेट है, 1 2 3, ये कोई बी सेट है, 4 5 और 6। ठीक, अब देखिए होता क्या है, देखिए 1 जाके 4 से मिला, 2 जाके 5 से मिला और 2 जाके 6 से मिला। सॉरी, इससे नहीं पता चलेगा। ये देखिए 3 जाके 5 से मिला और 3 जाके 5 से मिला। अब देखिए यहाँ पे ये तो डोमेन हो जाएगा हमारा। डोमेन क्या होगा, डोमेन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये डोमेन हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग प्रांत भी बोलेंगे, इसको हम लोग हिंदी में प्रांत बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रेंज की। रेंज जो होगा इसका, वो सेकंड जिससे जाके मिला है, जो प्रतिबिंब बन गया, यानी कि जो इमेज बन गया है, उससे जो सेट बनेगा, यानी कि 4 और 5, ये हमारा रेंज हो गया। इसको हम लोग परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिसर हिंदी में बोलते हैं। ठीक, रेंज को परिसर बोलते हैं। कोडोमेन, एक कोडोमेन टर्म आता है।
वो क्या होता है, जिस सेट से ये रेंज आया है 4 5 6, इसी सेट से तो आया है, बी सेट से, तो पूरा का पूरा सेट बी जो है 4 5 6 जो है वो हमारा क्या है, 4 5 6 जो है हमारा वो है कोडोमेन। इसको सह प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सह प्रांत बोलते हैं। यहां तक आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी तक हमने देखा कि संबंध किसे कहते हैं, तो संबंध जो होता है वो दो समुच्चय के बीच संबंध जो है, मान लीजिए उस दो संबंधों के बीच आर एक संबंध है, आर से हम लोग सूचित करते हैं, तो दो समुच्चय के बीच आर संबंध इस प्रकार से है कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का, यानी कि ए गुणे बी कहिए चाहे उनके कार्तीय गुणन का, दोनों सेट के कार्तीय गुणन का सब सेट होता है, उसी में से कुछ अवयव रहता है, यानी कि उपसमुच्चय होता है। यहां तक हमने अभी तक जाना इस रिलेशन में। तो आइए संबंधों के प्रकार में हम पहला संबंध देखते हैं, वाइड रिलेशन, इसे एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। रिक्त संबंध, रिक्त का मतलब ही होता है खाली, रिक्त का मतलब ही होता है खाली। वाइड रिलेशन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली होता है। तो आइए पहले हम लोग परिभाषा पर जाते हैं, डेफिनेशन पर जाते हैं, समझना ज्यादा जरूरी होता है, डेफिनेशन तो खुद बनता है। आइए देखते हैं, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड वाइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब किसी समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाएगा यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। कहने का मतलब है कि अभी अभी हमने संबंध की परिभाषा देखी थी कि संबंध जो होता है आर वो ए क्रॉस ए, यानी कि अगर ए से ए ही पर अगर हम दो सेट ले, मतलब एक सेट ए ले और ए ही से उसका संबंध निकाले तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है आर, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय आर होता है। तो अब देखिए उपसमुच्चय के बारे में जब हमने अच्छे से क्लास 11 में पढ़ा था तो हम ये भी तो जान रहे थे कि फाई भी तो एक उपसमुच्चय होता है, ए क्रॉस ए में हो सकता है, ये हो सकता है, यानी फाई भी एक प्रकार का संबंध है। और फाई का मतलब क्या होता है, फाई जो होता था हमारा वो क्या होता था, वो एम्प्टी सेट होता था। तो एम्प्टी सेट होता था, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता था, एम्प्टी सेट का मतलब होता था कि कोई भी उसमें अवयव है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट उसमें है ही नहीं, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट ए और द सेट बी सी डी, मतलब जो भी कहिए है ना, जिस सेट की हम लोग बात कर रहे हैं है ना, तो फाई तो एक प्रकार का सेट है, रिक्त समुच्चय है, और फाई जो है वो सब सेट भी है ए क्रॉस ए का। तो ये फाई जो होगा वो संबंध तो एक होगा ही होगा, इसीलिए एक संबंध लाया गया जिसे नाम दिया गया वाइड रिलेशन, यानी रिक्त संबंध। मतलब किसी प्रकार से ए से ए का रिलेशन ही नहीं बैठ रहा है। अब वो कैसे, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है, ठीक, और इसमें 1 2 3 4 5 सॉरी 5 ये एलिमेंट दिए हुए हैं आपके पास, ठीक, कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 5 ये आपके अवयव दिए हुए हैं, और आर जो है, आर की व्याख्या वो इस प्रकार से कर रहा है कि ए माइनस बी, इस प्रकार से उसमें सॉरी ए बी इस प्रकार से है उसमें कि ए माइनस बी, यानी ए में से बी घटाने पर हमको 12 प्राप्त हो रहा है। वो किसके लिए, सभी ए बी जो बिलोंग करते हैं ए से, उनके लिए, सेट ए से, उन सभी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसको फॉर ऑल बोलते हैं,
ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इस पर हम जब ध्यान देते हैं इस रिलेशन पर, तो देखिए दो सेट हमको बनाना पड़ेगा, एक सेट ए बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एक दो, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, ज्यादा नीचे चला जा रहा है। हम यहाँ पे बनाते हैं, ये तो दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, एक दो तीन चार पाँच, ये सेट ए है, और सेट ए ही पर हमको एक दो तीन चार पाँच। अब ये जो वन जो है, यानी एक जो है, ये किस में जाके एक में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए। एक में से इसमें से कुछ भी नहीं घटाया जा सकता कि 12 है, एक तो कहीं नहीं जाके मिलेगा, वैसे ही दो भी कहीं नहीं जाके मिलेगा, वैसे ही तीन भी कहीं जाके नहीं मिलेगा, तीन में से कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ 12 नहीं आने वाला है, 4 में से भी नहीं आने वाला, 5 में से भी नहीं आने वाला है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से ये जो परिभाषित संबंध है इसमें सेट नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे कि भाई ये तो रिक्त संबंध है, यानी कि वाइड रिलेशन है। ठीक, हम बोल देंगे क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं है 12 के, है ना, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए, चाहे ऐसे, है ना, हेंस क्या करेंगे, रिलेशन आर इज अ वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन ऐसा कह देंगे। या फिर हम अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हम कह देंगे चूंकि ए घटाओ बी जो है वो बराबर नहीं है किसी भी ए बी जो संबंध रखता हो ए से, सेट ए से संबंध रखता माने ए का अवयव हो, ऐसे किसी भी ए बी के लिए माइनस बी बराबर नहीं है 12 के, इसलिए आर जो है, आर एक रिक्त संबंध है। कैसा संबंध है, आर एक रिक्त संबंध है। तो रिक्त संबंध की परिभाषा इस प्रकार से हम लोग देंगे। अब शायद ये आपको नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, खैर कोई बात नहीं, हमने जो बात बोली वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, यही बहुत है ना। तो चलिए इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो आइए अब देखते हैं अगला एक संबंध जो कि संबंध 2 कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप जो है रिलेशन का, वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन को हिंदी में हम लोग सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से, डेफिनेशन इस प्रकार से कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब इस प्रकार से है कि संबंध आर समुच्चय ए पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के हर एक अवयव से संबंधित हो। कहने का मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई सेट ए है, वही पहले वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और हम लोग कहते हैं कि कोई रिलेशन आर इस प्रकार से परिभाषित है कि ए बी सच दैट, मतलब इस प्रकार से है कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी मोड में, ठीक, ए माइनस बी मोड में जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा चाहे 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, ऐसा अगर दिया रहेगा तब हम लोग देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे हम बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक आई ऐसे 1 2 3 4 5 बना के देखते हैं यहाँ पे संबंध हम लोग, और देखने की कोशिश करते हैं क्या ये हमारे इस कथन पर सही बैठता है। तो देखिए एक में से एक को घटाएंगे, एक में से एक को घटाएंगे तो आ जाएगा
जीरो, जीरो के बराबर हो सकता है। एक में से दो को घटाएंगे तो आ जाएगा -1, लेकिन चूंकि मोड है तो एक बन के आएगा, जीरो से बड़ा है। एक में से 3 को घटाएंगे -2, 2 बन जाएगा। एक में से 4 को घटाएंगे -3, 3 बन जाएगा। एक में से 5 को घटाएंगे -4 और वो 4 बन जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान देगा यहाँ से। वैसे ही फिर 2 में से 1 को घटाएंगे 1 देगा, 2 में से 2 को घटाएंगे 0 देगा, 2 में से 3 को घटाएंगे, मतलब कहीं पर भी घटाइए आपके पास रिलेशन में जो है आपका बनने वाला है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, ये आने वाला है। फिर उसी प्रकार से 2 के लिए आने वाला है 2 1, और ये जाएगा कहाँ तक, 2 5 तक। उसी प्रकार से 3 के लिए आएगा 3 1, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 5 तक जाएगा। मतलब सभी का सभी से संबंध मिल जाएगा। तो जब ऐसा होता है कि सभी एलिमेंट जो है सभी एलिमेंट से मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये सार्वत्रिक संबंध है, यानी कि ये जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, तो यहां पे बोलेंगे कि ए घटाओ बी जो है बिलोंग कर रहा है किससे, जीरो से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां पे इसलिए यहां पे कर रहा है, इसलिए हमारा जो ए जो है, ये आर जो है ए पर, वो क्या है, आर इज अ यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। वैसे ही हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि निरपेक्ष मान a माइनस बी जो है वो हमेशा बराबर या बड़ा रह रहा है जीरो से, सभी a और b जो कि बिलोंग्स करते हैं a से, उनके लिए। तो ये a क्या है, ये सॉरी ये जो r जो है वो एक सार्वत्रिक संबंध है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरे संबंध को, जो कि यहां से आपको तीसरे संबंध को तो बिल्कुल बहुत ही जरूर देखना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, ये कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा सा आराम से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी तक जो आपने हमारा वीडियो देखा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, हमारी बताई हुई बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। हमारा ये एक प्रयास है हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के पढ़ाने का। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन हर एक बात हम समझाएंगे, अपने दिल से समझाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला संबंध, जो कि आपके लिए थोड़ा सा संशय पैदा करेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन हमारा ये वीडियो देखने के बाद वो संशय भी खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला संबंध। तो हम लोग आ गए हैं तीसरे संबंध के पास, और ये तीसरा संबंध जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तत्समक संबंध। ए रिलेशन आई ए ऑन ए इज सेड टू बी द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अगर एक संबंध आई ए किसी समुच्चय ए पर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से हो। क्या कह दिया पता ही नहीं, समझ में नहीं आया। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3 4 और 5, ज्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए 3 तक ही ले लेते हैं। कोई सेट ए है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बारी बारी से कुछ संबंध लेते हैं, जैसे R1 ले लेते हैं कुछ। ठीक, R1 हम रखने की कोशिश करते हैं। R1 में हम रखते हैं 1 1,
और 3 3 रखते हैं। R2 हम लोग ले लेते हैं, R2 में हम लोग रखते हैं 1 1 2 2 3 3 3 1। ठीक, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? बहुत मुश्किल है समझाना। चलिए देखिए, कोई सेट ए लेते हैं, उसमें 1 2 3 ये एलिमेंट। ठीक, हम यहाँ पे हम लोग R1 लेते हैं, R1 को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि 1 1 हो जाए उसमें और 2 2 हो जाए। चलिए R2 को इस प्रकार से लेते हैं कि उसमें 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए और 3 1 हो जाए। ठीक, R3 को इस प्रकार से लेते हैं कि उसमें 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए और 3 3 हो जाए। इन तीन संबंधों को हम लोग, इन तीन रिलेशन पर हम लोग विचार करते हैं सेट ए से। 1 2 3 है, हमसे कहा गया है रिलेशन आर। A relation IA on set A is said to be the identity relation if every element of A is related to itself। या हिंदी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, संबंध IA किसी समुच्चय A पर तत्समक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव का संबंध केवल स्वयं से हो। अब आइए इस परिभाषा के अनुसार देखिए, प्रत्येक अवयव का संबंध उससे होना चाहिए, केवल उससे। एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से, यानी एक एक है, दो दो है। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से भी कह देते हैं, कह सकते हैं कि इस पहले रिलेशन को इस समय से आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if AA belongs to R for all A belongs to R A only। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर जो है, अच्छा आई ए करके हमने बताया है तो हम आई ए करके कह देते हैं। अच्छा चलिए आर ही अब लिखे, वहां पे फिर आई ए करना पड़ेगा। आर एक तत्समक संबंध कहलाएगा, एक तत्समक संबंध कहलाएगा, संबंध कहलाएगा यदि, वही बात इसी को ले लीजिए, उसके बाद तो यही लिख लीजिए कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से, ए का संबंध होना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ओनली। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ए में जितने भी अवयव हैं वो खुद से उनका संबंध होना ही चाहिए, संबंध में ए आना ही चाहिए, यानी एक आ गया है एक बार आगे तो पीछे भी एक आना ही चाहिए, दो आ गया है तो पीछे भी दो आना चाहिए, तीन आ गया है तो पीछे भी तीन आना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखते हैं क्या R1 एक तत्समक संबंध है क्या, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक एक तो है, दो दो तो है, लेकिन तीन कहाँ गया? तीन तो भाई साहब इसमें नहीं है। तो हम कह देंगे कि ये संबंध जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि ये तत्समक संबंध नहीं है। अब विचार करते हैं दो पर, तो देखिए यहाँ पे एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, अब तो तीन तीन भी आ गया।
फिर भी हम कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये संबंध जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, यानी कि तत्समक संबंध नहीं है। अब क्या हो गया, अब तो 3-3 भी आ गया ना, पहले तो 3-3 नहीं था, अब तो 3-3 भी आ गया, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है। लेकिन ये परिभाषा ऐसे कहती है कि भाई ए होना चाहिए आर में, है ना, उन सभी एक के लिए जो ए में है, लेकिन बस उतना ही, वहीं पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। ये 3-1 कहाँ से चला आया, 3-1 आप कहाँ से उठा के लिया? हमको तो बस जो था उसी का एक क्लोन पीछे दे देना है, यही हमको करना था, और तो कुछ नहीं करना था। तो एक था तो एक ही चाहिए था, दो था तो दो ही चाहिए था, तीन था तो तीन ही चाहिए था, तो R3 में हमने लाके पटक दिया 1-1, 2-2, 3-3। तो जी हाँ, ये संबंध ही तत्समक संबंध है, और इसी को ही आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। घबराइए नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि कंफ्यूजन तो अब पैदा होगा, असली खेल तो अभी बाकी है प्यारे। अभी जब हम देखेंगे इसी का एक ब्रदर आ रहा है, इसी का एक भाई आ रहा है, खेल वहां पे होगा और कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होगा। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कहाँ सर ने तो कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? तो आइए ना, कंफ्यूजन आपके दिमाग में हम पैदा करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम ही निकालेंगे। ठीक, तो आइए अगला हम रिलेशन ले लेते हैं, और जो कि होगा चौथा, पांचवा और छठा रिलेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 प्रकार के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम लोग 7 प्रकार के रिलेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो 6 प्रकार का रिलेशन ही है, 7वां तो अलग टाइप का है। वो जब हम बताएंगे आपको तो समझ में आएगा। ज्यादा क्या बोलना, कम बोलना, ज्यादा समझाना, ये होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा रिलेशन क्या है, वो कैसे आ रहा है, कैसे हमें उलझन में डाल रहा है। तो आइए देखते हैं चौथे रिलेशन को। तो आइए देखते हैं चौथा रिलेशन जो है, चौथा रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये चौथा रिलेशन क्या बोल रहा है? इसको हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, खैर स्वतुल्य संबंध कहते हैं, इसके उसको हम लोग बाद में जानेंगे, हिंदी इसकी। पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या कहता है। ए रिलेशन R on A is said to be a reflexive relation if every element of A is related to itself। आइए भाई साहब इसको देखते हैं क्या कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन if A belongs to R for all A for all A belongs to A। अब जरा पीछे जाके देखिए भाई साहब, थोड़ा हम ज्यादा अंदर घुस गए नहीं। R is said to be a reflexive relation if A belongs to R for all A belongs to A। अब जरा पीछे जाके देखिए जो मैंने बताया था आपको, किसमें? आइडेंटिटी रिलेशन में।
आइए पहले इसको स्वतुल्य संबंध हिंदी में कहते हैं। क्या बोलता है कि कोई संबंध आर, कोई संबंध आर कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। आइए, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग नहीं है ये? आइडेंटिटी रिलेशन बोलता था कि ए के सभी अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, और फिर ये भी वही बात बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी। तो क्या अंतर है दोनों में? बहुत हल्का सा अंतर है, बहुत महीन सा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या अंतर है। तो आइए अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ए है 1 2 3, वही उदाहरण लेते हैं, और R1 है, उसमें एक एक है, दो दो है, ठीक। R2 है, उसमें एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, तीन एक भी है, ठीक। R3 ले लेते हैं, उसमें एक एक है, दो दो है, और तीन तीन है। पिछला एग्जाम्पल ही मैंने ले लिया। अब यहां पे हम विचार करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए होना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो देखिए, एक एक तो है, दो दो तो है, लेकिन तीन तीन कहाँ है? ये नहीं है। और यहां पे हम लोग विचार करते हैं, एक एक तो है, दो दो तो है, तीन तीन तो है, लेकिन तीन एक भी है। तीन एक भी है तो होने दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि एक ए होना चाहिए, उसके बाद जो भी उससे मतलब नहीं है। ए में जितने भी अवयव हैं, सेट ए में जितने भी अवयव हैं, उन सब का एक प्रतिरूप पीछे होना चाहिए, उसके बाद जो हो हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन मना करता है। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि नहीं, केवल हमको उतना ही चाहिए कि एक एक चाहिए, दो दो चाहिए और तीन तीन चाहिए, बात खत्म। अब हमको इससे कुछ भी ज्यादा और इससे कुछ भी कम नहीं चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है एक एक, दो दो, तीन तीन हमको चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दे रहे हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन इतना आप दे दीजिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है। और ये रिलेशन जो है, एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो, एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। मतलब कि एक तत्समक संबंध जो है
वो स्वतुल्य संबंध हो सकता है, लेकिन एक स्वतुल्य संबंध जो है वो तत्समक संबंध नहीं हो सकता। हो भी सकता है मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक, एक बार और समझिए कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निश्चित तौर पर होगा। अगर आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी है कि नहीं है ये पूरा श्योर होके हम नहीं कह सकते, आश्वस्त होके नहीं कह सकते हैं कि जो संबंध स्वतुल्य है वो तत्समक भी है, इसका हम आश्वासन नहीं दे सकते। लेकिन अगर तत्समक है तो हम इसका ये आश्वासन दे सकते हैं बंद आंखों से, खुली आंखों से, चाहे जैसे भी, कि अगर ये तत्समक संबंध है तो वह स्वतुल्य संबंध भी होगा। इतनी बात आपको आशा है समझ में आ गई होगी। अब अगला हम लोग संबंध देखते हैं जो कि होगा संबंध जो है 5। ठीक, और 5वां संबंध हम लोग देखेंगे, उसके बाद 6ठा संबंध देखेंगे और कहानी यहीं पे खत्म करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप अभी तक हमसे जुड़े होंगे और आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में बात सारी आ रही होंगी। तो आइए देखते हैं अगला संबंध जो कि है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हम लोग सममित संबंध भी कहते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी अ रिलेशन R on A is said to be symmetric if A B belongs to R implies that B A belongs to R for all A B belongs to A। बात समझ में आएगी? अभी समझ में आएगी बात, पहले लिख लेते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध देखिए, एक संबंध R, एक संबंध R A पर एक संबंध R सममित कहलाएगा यदि और केवल यदि ए बी का संबंध R से है तो इसका मतलब कि बी ए का संबंध भी R से होना चाहिए सभी ए बी जो संबंध रखते हैं ए से के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आगे कुछ आ गया और पीछे कोई दूसरा चीज आ गया तो उसी संबंध R में जो पीछे वाला है वो अब की बार आगे आना चाहिए और आगे वाला पीछे आना चाहिए। आइए देख लेते हैं संबंध। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, 1 2 3 4 है, यहाँ पे विचार करते हैं R1 पर। 1 2 है, 3 4 है, 4 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 3 4 है, 3 2 है, 3 4 है, 4 3 है। R3 जो है वो है 1 2 है, 2 1 है,
3 2 है, 2 3 है। इस पर हम लोग विचार करते हैं। इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, पहले सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा है कि ए बी अगर है तो बी ए होना ही चाहिए। ए बी अगर है तो बी ए होना ही चाहिए, मतलब अगर एक आगे है और दूसरा अगर पीछे है तो अब पीछे वाला एक बार आगे आना ही चाहिए और आगे वाला एक बार पीछे होना ही चाहिए, तभी वो संबंध जो है, वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक कहलाएगा या फिर सममित कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये है, अब देखिए यहाँ पे कोई सेट ए है, 1 2 3 4 उसमें है, अब यहाँ है, अब उस पर कोई संबंध आर है इस तरीके से कि 1 2 है, 3 4 है, 4 3 है, एक आगे है 2 पीछे है, तो 2 आगे अब क्या आना चाहिए था, एक पीछे आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम किसी को नहीं देखेंगे, काम खत्म। एक ही काफी है, अगर एक ही ने ही शर्त पूरी नहीं की तो बाकी देख के क्या फायदा, जब पहले ही तुम्हें धोखा दे दिया तो तुमसे दोस्ती निभाने से कोई फायदा है नहीं। आगे देखते हैं, ये R2 की कहानी क्या है। 1 2 है, 2 1 है, अच्छी बात है, तुम साथ निभा रहे हो। 3 2 है लेकिन 2 3 तो है ही नहीं, फिर आगे देखने का कोई औचित्य ही नहीं है, हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 2 है लेकिन 2 3 तो है ही नहीं। ये संबंध भी जो है वो सममित नहीं है, यानी सिमेट्रिक नहीं है। इस पर विचार करते हैं, 1 2 है, 2 1 है, अच्छी बात है, 3 2 है, 2 3 है, अच्छी बात है, हो गया, ये संबंध जो है सम्मित है। अगर 1 2 2 1 रहता तब भी ये सम्मित होता। अच्छा, इस पर भी एक विचार करते हैं हम, 4 पर, ठीक, 1 2 है, 2 1 है और 3 2 है, ठीक, तो ये काम खत्म। अच्छा, ये वाला हम देख चुके हैं, ये काम खत्म है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 है, 2 1 है, काम खत्म, क्योंकि अब और कुछ तो है ही नहीं जिसके लिए हम देखें। तो ये जो संबंध है ये भी हमारा क्या है, सम्मित संबंध है, ठीक। और अगर इसी में हम अगर घुसा दें 3 3, तो ये भी सम्मित है, क्योंकि एक बार ये आगे आया 3 और ये पीछे आया, तो यही 3 एक बार आगे आ गया, ये पीछे आ गया, तो ये भी सम्मित है, ठीक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में जो आगे आता है और एक एलिमेंट पीछे आता है, तब कि पीछे वाला आगे आना चाहिए और आगे वाला पीछे आना चाहिए। अब एक और खास रिलेशन हम लोग देखते हैं, छठा प्रकार जो है वो देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं अब छठा रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। इसमें बोल रहा है कि अगर ए बी आर में है और बी सी है, ए बी है और अगर बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए आर में, तभी हम कहेंगे ये संबंध जो है वो ट्रांजिटिव संबंध है, नहीं तो ट्रांजिटिव संबंध नहीं है, संक्रामक। एक बार और सुनिए, ए बी है, ठीक है, और अगर बी सी है तो हमको ए सी खोजना पड़ेगा इस संबंध में, तब हम कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, नहीं तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 है सेट ए में, और ये आर इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3 और 3 2, तो क्या ये संबंध ट्रांजिटिव है, इसको चेक हम लोग करते हैं। तो देखिए ए बी है, अब ये जो है आगे आना चाहिए, बी सी है तो ए सी आना चाहिए, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए बी है, बी सी है, तो अब की ए सी, यानी कि 1 और 2 आना चाहिए, 1 2, यही तो है। नहीं समझ में आई बात? तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर एक बी के पास गया, ए बी के पास गया, बी सी के पास गया, तो ए भी सी के पास जाएगा, तभी हम कहेंगे कि ये संबंध जो है ट्रांजिटिव संबंध है। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए एक गया एक के पास, ये एक गया 2 के पास, तो ये एक जाएगा 2 के पास, तो यहीं पे तो जाएगा, इसके लिए काम पूरा हो गया। अब इसके लिए देखते हैं 2 के लिए, ये 2 गया 2 के पास, फिर 2 कहीं आगे आया है क्या, यहाँ पे आया,
तो फिर ये 2 गया किसके पास, 3 के पास, तो फिर ये 2 जाना चाहिए 3 के पास, तो यहीं पे तो गया। तो हमने इसको भी चेक कर दिया, इसके लिए भी ये ट्रांजिटिविटी है अभी तक। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 गया 3 के पास, तो ये बी बन गया, ये ए और ये बी है। अब ये जो है और किसी के साथ आया है क्या, कभी आगे आया है क्या, यहाँ पे आया है। तो ये 3 गया 2 के पास, तो अब की 3 2 के पास जाना चाहिए, यही तो गया है, तो ये भी हो गया, यानी कि इसके लिए भी हो गया। 1 गया 2 के पास, 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास, तो 1 जाना चाहिए 3 के पास, ये यहाँ पे। इसका मतलब कि इसके लिए भी ट्रांजिटिविटी है। अब ये देखिए 2 गया 3 के पास और 3 गया 2 के पास, तो 2 जाना चाहिए 2 के पास, 2 2 के पास यहाँ पे, तो इसके लिए भी है। अब देखिए 1 गया 3 के पास और 3 गया 2 के पास, तो 1 जाना चाहिए 2 के पास, 1 2 के पास गया है क्या, यहाँ पे गया है, इसके लिए भी ट्रांजिटिविटी है। 3 गया 2 के पास, फिर 2 गया क्या, 2 गया 3 के पास, तो 3 जाना चाहिए 3 के पास, गया है क्या, यहाँ पे गया है, तो इसके लिए भी ये ट्रांजिटिविटी है। यानी हर प्रकार से ये ट्रांजिटिव है, बस यही हमको समझाना था। तो ये था छठा आपका रिलेशन, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं, वो 7वां रिलेशन है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, यानी कि तीनों होना चाहिए। तो ये 3 आपको याद रखना है। जो रिलेशन स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, उन्हें तुल्यता संबंध कहते हैं। ये 7वां संबंध है हमारा, तो ये 3 आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ उदाहरण लेंगे 1.1 एक्सरसाइज का और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमको आशा है कि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे हम लोग सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। और ये तरीका हमारा आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर प्रकार के कमेंट का स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।